नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स्ट टारगेट के यूट्यूब चैनल पर सेकंड रिविजनरी क्लास में, जो कि एप्लीकेबल है मई/नवंबर 2024 एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्लास में आप सभी का बेहतरीन रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच। बहुत से मैसेज आए कि सर क्लास परफेक्ट थी। आज सेकंड क्लास हम अपलोड कर देंगे। हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 रिविजनरी क्लासें चैप्टर वाइज चैप्टर आती रहें टेक्स्ट टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सेकंड बात यह है कि 1 जनवरी से जो हमारा एमसीक्यू क्विज बैच शुरू होने वाला है वो धीरे धीरे करके फिल हो रहा है, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो। फिर बाद में ये मत कहना कि सर आप हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। क्वालिटी देना चाहता हूं मैं, क्वांटिटी पर खेलना नहीं चाहता। चलिए आज सबसे पहले एक बार सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे और क्या क्या फर्दर आप लोगों के लिए इस चैनल पर आता रहेगा। आइए फर्स्ट चैप्टर के बाद आज ये सेकंड चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर जो है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का है। सेकंड चैप्टर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का है, तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक रेजिडेंशियल स्टेटस और उसके साथ साथ एक हमारा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन कई बार वेटेज ज्यादा रखता है, और आप लोगों की मई-नवंबर 2024 के लिए वेटेज भी आ गई है। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था। तो आईसीआई ने वेटेज सेक्शन वाइज बनाकर डाल दी है। तो आप टेक्स्ट टारगेट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि किसी भी इंसान की इनकम पर टैक्स निकालने से पहले आप उसकी इनकम तो निकालोगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज दैट क्या, residential status. Taxability of income would not only depend on the nature and place but also residential status. Residential status के बाद मैं आपको बताऊं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी डिटरमाइन सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। हर साल के लिए मैं रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग कैलकुलेट करता हूं। ये नहीं होगा कि एक बार आपने रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर लिया फिर वो आपका हर साल चलता रहेगा, नहीं, हर साल अलग अलग निकलेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप दोनों के दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप अलग हर साल नहीं निकालना पड़ता, जबकि रेजिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए उसके बाद है टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस 2 टाइप्स का है, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। या तो आप रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, मेरी बात समझना। आप या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर आप हुए रेजिडेंट तो 2 आप हो सकते हैं, या तो ROR या RNOR, या तो आप हो सकते हैं ROR या हो सकते हैं RNOR। मेरी बात समझना, अगर आप रेजिडेंट हुए तो। अगर आप रेजिडेंट नहीं हुए तो आप हो जाओगे नॉन रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल एंड HUF हो, ओनली इंडिविजुअल एंड HUF, अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो तो ही आप ROR RNOR हो सकते हो, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। बात समझ आई? ठीक है सर, ठीक है। इनके अलावा जो भी एसएससी होगा वो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट होने के बाद भी उसको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, या तो वो ROR या RNOR। ROR का मतलब पूर्णतः भारतीय, 100% भारतीय। वो कहते हैं ना कि नस नस में हिंदुस्तान का खून है, वो वाला भारतीय। और RONR को मतलब कि भारतीय तो है
लेकिन वो कई बार ना बाहर आना जाना ज्यादा रखता है हिंदुस्तान से, तो इसलिए उसको हम भारतीय नहीं मानते, इंडियन नहीं मानते। अब उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस है सर, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाला? रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए निकाला ताकि पता रहे कौन रेजिडेंट है, कौन इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है। अगर वो इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेगा तो उसकी सारी इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे। अगर आप इंडिया के कम रिसोर्सेज यूज करोगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है सर। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कंडीशन क्या है? यहां पर आपकी दो कंडीशन है, एक बेसिक कंडीशन होती है और एक एडिशनल कंडीशन होती है। बिल्कुल सही। बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आप या तो ROR इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में या RNOR हो जाओगे। अगर आपने बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की तो आप सीधे क्या हो जाओगे? नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन क्या है? आपको रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी? आपको टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज इन द करंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपको करंट ईयर में जिस साल का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो उस साल में 182 डेज और मोर इंडिया में रहना पड़ेगा। एक कंडीशन, अगर आप ये सेटिस्फाई कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो जो हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजन वाले हैं या फिर कहूं सीबीडीटी है, वो ये कहती है कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हम आपको एक और कंडीशन देते हैं। इसके अलावा सेकंड कंडीशन ये है कि आप करंट ईयर में 182 डेज मत रहो, लेकिन आप 60 दिन 60 डेज आप इंडिया में रहो, 60 डेज इंडिया में रहो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, एंड उसके साथ साथ 365 डेज भी रुको आप पिछले 4 सालों में। पिछले 4 साल कौन से होने चाहिए? मैं ऐसे खड़ा हूं, जस्ट मेरे पिछले 4 साल, ये नहीं है कि मेरे पिछले पता नहीं कितने सालों में से 4 साल उठा लिए, नहीं, पिछले 4 साल इमीडिएटली पिछले 4 साल, और वो 4 साल भी कंटिन्यू होने चाहिए। ये नहीं है कभी 2012 ले लिया, 16 ले लिया, 18 ले लिया, नहीं, कंटिन्यूटी में होने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। आप बेसिक कंडीशन में एक पहली कंडीशन क्या है? 182 डेज आपको रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रह पाए कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड बेसिक कंडीशन आप फुलफिल करो। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है? 60 डेज इन द करंट ईयर एंड उसके साथ साथ 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर आप इनमें से कोई एक, बीच में लगा है और कंडीशन है 2, तो अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दोगे तो आप कहलाओगे रेजिडेंट। अगर आपने दोनों ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की, आप कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप कहलाओगे नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, रेजिडेंट कह जाएगा। अगर रेजिडेंट होगा तो फिर हम उसके बाद चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन किस लिए? एडिशनल कंडीशन के लिए चेक करने के लिए कि ताकि हमें पता चले कि वो बंदा रेजिडेंट होने के बाद क्या वो ROR है कि RNOR है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर आप रेजिडेंट नहीं हुए, मैंने यहां भी कहा था, अगर आप यहां पर बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो आप यहां आ जाओगे नॉन रेजिडेंट में। अगर आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, फिर चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में पता चलेगा कि आप ROR हो कि RNOR हो। बहुत अच्छे सर, वो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी हैं? एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी? एडिशनल कंडीशन 2 हैं, और एडिशनल कंडीशन की खास बात यह है कि आपको दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है? फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ये है कि आपको 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर, जैसे पिछले 4 सालों में 365 डे, यहां पर 730 दिन हैं, वही इमीडिएटली 7 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 7 सालों में, कंटिन्यूस 7 सालों में आपको 730 दिन 730 डेज और मोर रहना ही है। एंड उसके साथ साथ पिछले 10 सालों में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 सालों में, इमीडिएटली कंटिन्यूस प्रीसीडिंग 10 सालों में, किसी 2 साल में आप क्या होने चाहिए? रेजिडेंट। इस रेजिडेंट का मतलब क्या है? वही आप बेसिक कंडीशन एटलीस्ट आपने फुलफिल की होनी चाहिए। बात समझ आई? रेजिडेंट का मतलब क्या है कि आपने पिछले 10
सालों में किसी 2 साल में रेजिडेंट के लिए क्वालिफाई किया हो। ठीक है, क्रक्स क्या कहलाता है, अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता हूं मैं, बोथ मतलब दोनों, जो कि लगा एंड, तो मैं कहलाऊंगा ROR। नन या तो कोई भी नहीं या फिर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो मैं क्या कहलाऊंगा, RNOR। अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग टैक्सेबिलिटी है, ROR के लिए, RNOR के लिए और NR के लिए। ठीक है, NR का मतलब नॉन रेजिडेंट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन क्या कहती हैं, एक्सेप्शन कहती हैं कि जो आप अभी बेसिक कंडीशन पढ़कर आए हो, 3 ऐसे केसेस हैं, देयर आर 3 केसेस कि उसमें आपको 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 जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी, बच्चे ध्यान सुनना, जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी वो चेक नहीं करनी। दैट मींस इन 3 केसेस में मैं आपको सिर्फ यही ऑप्शन दूंगा बेसिक कंडीशन के लिए। मैं दैट मींस कि आपको इन 3 केसेस में आपको सिर्फ 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इंडियन सिटीजन who lives India during the previous year as a member of cruise ship of India। आप इंडियन शिप में एज ए मेंबर ऑफ क्रूज शिप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, मैंने कहा who leaves India, जो इंडिया छोड़कर जा रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में अभी आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, लेकिन सेकंड कंडीशन में कहती है आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन वेकेशन। बात समझना, ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो। आप इंडिया छोड़ के गए, आपको विदेश में दुबई में आपको नौकरी मिल गई, आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो। जिस साल आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो उस साल में आपका मैं रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करूंगा। लेट्स से आप नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपका इंडिया में 18 लाख रुपए का पैकेज लगा, लेकिन जैसे ही आप उस क्या बोलते हैं उस कंपनी में जॉब करते हुए टाइम हुआ, आपको एक बढ़िया ऑफर आ गया दुबई से। आपने सोचा कि क्यों ना दुबई शिफ्ट हो जाऊं। आप जब दुबई शिफ्ट होने गए, लेकिन यहां पर 18 लाख में से आपने 7-8 महीने जॉब की थी, तो टैक्सेबिलिटी आपकी इंडिया में भी आ गई। तो जिस साल आप यहां से निकलोगे, आप दुबई किस लिए जा रहे हो, फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज या फिर अपना बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए आप जा रहे हो। तो इन केसेस में आपको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही फुलफिल करनी है, या फिर आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। क्रू का मतलब इंडियन शिप, जो समुद्री जहाज होते हैं उसका एज ए मेंबर, जो उस पर काम करने वाले होते हैं, वो बनकर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो उस केस में सिर्फ आपको 182 डेज वाली बेसिक कंडीशन लगेगी। ठीक है, 2 कंडीशन में आप इंडिया छोड़कर जा रहे थे, तीसरी कंडीशन में आप इंडिया में आ रहे हो। इन 2 कंडीशन में आप जा रहे थे, इस कंडीशन में आप आ रहे हो। ध्यान देना, इन 2 कंडीशन में आप जा रहे थे, इस कंडीशन में आप आ रहे हो। इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है या तो आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है, 15 अगस्त 1947। जी हाँ, आपका 15 अगस्त 1947 से पहले तक जन्म अगर आपका अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, या आपके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। दैट मींस 14 अगस्त 1947 तक आपका जन्म हुआ हो तो। ठीक है सर ग्रैंड पेरेंट्स में क्या दादा दादी इंक्लूड हैं कि नाना नानी भी? नाना नानी भी इंक्लूड होंगे। ठीक है सर। थर्ड कंडीशन क्या, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, जो इंडिया में आया है इन ए प्रीवियस ईयर, सच पर्सन एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस आउटसाइड इंडिया। वो बंदा को इंडिया में आया है, लेकिन वो बाहर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, बिजनेस प्रोफेशन वेकेशन में है, किसी भी चीज में हो, आप इंडिया से बाहर कार्यरत होने चाहिए। दैट मींस वर्किंग होने चाहिए इंडिया से बाहर। आप इंडिया आए हो, कई बार आपने सुना होगा दुबई से बहुत से लोग इंडिया आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये क्लॉज उनके लिए।
ठीक है। तो इन 3 केसेस में आपको सिर्फ बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है 182 डेज वाली। उसके बाद मैं बात करूं दो कंडीशंस क्या कहती हैं। अनडिवाइडेड इंडिया, यहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप एक बार रीड आउट कर लेना, मैंने वही बताया है जो इसमें लिखा हुआ है। ये 2 कंडीशन ध्यान से समझो, 2 कंडीशन ध्यान से समझो। हम पढ़ रहे थे बेसिक कंडीशंस या एडिशनल कंडीशन की रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। उसकी हमने एक्सेप्शन पढ़ी, 3 बंदों के लिए एक्सेप्शन है, उसमें सिर्फ आपको बेसिक कंडीशन में 182 डेज वाली कंडीशन मिलेगी। ठीक है सर। तीसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, जब आप इंडिया में आए थे, घूमने के लिए आए, कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ रहने आए, अगर आप पॉइंट नंबर 3 में फॉल करते हैं तो उसके साथ ध्यान से देना, इफ इन द अबव केस पॉइंट नंबर 3 हिज टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख, जो आप इंडिया में आ रहे हो, इंडिया विजिट पर आ रहे हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो, और आपकी इनकम इंडिया में 15 लाख है, इंडिया में एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, दैट मींस इंडियन इनकम 15 लाख है, तो आपको 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा अप टू 15 लाख पर। लेकिन अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा हो जाती, एक्सीड 15 लाख, तो उस केस में आप रेजिडेंट माने जाओगे। अब अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे करते हो, रेजिडेंट कहा मैंने, और या फिर ही हैज बीन इंडिया एट लीस्ट 120 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज, 60 दिन था बेसिक कंडीशन में। लेकिन अगर आप इंडिया आ रहे हो, इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कम्स टू विजिट ऑन इंडिया, और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो मैंने आपको यहां पर कहा था इन 3 पॉइंट में सिर्फ बेसिक कंडीशन का फर्स्ट वाला पार्ट लगेगा, दैट मींस 182 डेज वाला। लेकिन ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, अपवाद का अपवाद है, दैट मींस थर्ड वाले पॉइंट में अगर कोई इंडिया आ रहा है और उसकी इनकम 15 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वही 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, बाकी कुछ नहीं देखना। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में आप 60 दिन की जगह 120 दिन चेक करेंगे। 60 दिन 60 डेज की जगह आप 120 डेज चेक करेंगे बेसिक कंडीशन में, जो 2 कंडीशन थी। 182 डेज रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेजिडेंट हो। लेकिन अगर आप एटलीस्ट 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रुके, तो आप RNOR हो जाओगे, मतलब 120 दिन से ज्यादा लेकिन 182 डेज से कम। 182 डेज या उससे ज्यादा रहे तो रेजिडेंट, 182 डेज से कम रहे लेकिन 120 दिन से ज्यादा रहे तो आप क्या कहलाओगे, RNOR। क्रक्स में अभी बता देता हूं। और अगर आप 120 डेज से नीचे रहे तो नॉन रेजिडेंट। ये देखो क्रक्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से पढ़िए दोबारा, बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन थी, 182 डेज वाली या फिर 60/365 डेज वाली, लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी, 3 एक्सेप्शन थी। 2 केसेस में इंडिया छोड़कर जा रहा था एज ए मेंबर ऑफ क्रूज शिप एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन के लिए। लेकिन थर्ड कंडीशन थी, अगर आप इंडिया आ रहे हो तो उस केस में क्या करना है, फटाफट बोलो। उस केस में सर हमने चेक करना है कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया आ रहे हो, तो आपकी इनकम मैं चेक करूंगा। अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा है तो मैं चेक करूंगा कि आप अगर 182 डेज और मोर रहे तो आप रेजिडेंट कहलाओगे। 182 से कम हो गए लेकिन 120 दिन 120 डेज से ज्यादा है तो आप क्या कहलाओगे साहब, more than or equal to 120 days but less than 182 days, ROR, हमेशा always less than 120 days नॉन रेजिडेंट। और अगर 82 डेज और मोर irrespective ऑफ इनकम तो मैं चेक करूंगा बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, तब आप कहलाओगे ROR। एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है ROR के लिए, रेजिडेंट कहलाओगे वो एक अलग बात है। बात समझ आई? ठीक है सर, आ गई सर। एक डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है, डीम्ड रेजिडेंट का इसी से मिलता जुलता है। 15 लाख की इनकम यहां एक्सीड है, डीम्ड रेजिडेंट वाले में भी 15 लाख की इनकम ही एक्सीड करती है। बात समझना क्या है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, वो पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। इसमें क्या कहता है, इंडियन सिटीजन, इसमें इंडियन ओरिजिन का नाम नहीं लिया, इसने कहा कोई भी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन टोटल इनकम
इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन की इनकम को हटा के सिर्फ इंडिया की इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है और आप इंडियन सिटीजन हो ड्यूरिंग द पीरियड डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, आप किसी और कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल नहीं हो, मतलब आपको कहीं और टैक्स नहीं देना। इसमें मैंने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लिया था, गौरव चौधरी जो एक यूट्यूबर है, उन जैसे लोगों के लिए ये प्रोविजंस आए हैं, इनको बना दिया डीम्ड रेजिडेंट। मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो, और अगर आप एक बार आपका स्टेटस हो गया रेजिडेंट तो आपकी सारी इनकम इंडिया एज वेल एज ग्लोबल की इनकम इंडिया में टैक्स कर दी जाएगी। दैट इज कॉल्ड डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। आप इंडियन सिटीजन हो, 15 लाख से ज्यादा कमाते हो एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, और आप कहीं और टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप डोमिसाइल या रेजिडेंस के कारण आपको वहां पर रेजिडेंट नहीं मानते किसी और कंट्री में, और आप वहां पर भी रेजिडेंट नहीं हो, तो वो कहते कहीं एक जगह तो टैक्स दो, कम से कम इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट बनाकर तो एटलीस्ट आपसे टैक्स चार्ज किया जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है अगर आप सेक्शन 6(1) मतलब जो नॉर्मल वाली कंडीशन है, अगर आप उसके बेस पर रेजिडेंट हो जाते हो तो सेक्शन 6(1)(a) कैपिटल ए, सेक्शन 6(1) कैपिटल ए डीम्ड रेजिडेंट हम नहीं मानेंगे। दैट मींस अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में रेजिडेंट हो जाते हो तो डीम्ड रेजिडेंट आप पर नहीं लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है साहब, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, जो आप फॉरेन से पैसा कमाते हो। इनकम लाइबल टू टैक्स, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है उस देश में जहां पर आपने कम इनकम कमाई है। कुछ छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली बात, अगर किसी बच्चे को ये वहम है, अगर अगर भगवान ना करे कोई बच्चे का अटेम्प्ट रुक जाए और वो मई या नवंबर 24 में आए दोबारा देने और ये वीडियो देख रहा है, तो तुम्हें ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साल में 365 डेज नहीं होते, साल में डेज होते हैं 366। क्यों? क्योंकि आप जो कैलकुलेशन करोगे वो Feb 24 की कैलकुलेशन करोगे, और इस साल में 366 डेज हैं। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर 23-24 में 366 डेज आप कैलकुलेट करके चलोगे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो है ही 366 डेज, 365 दिन ही 366 दिन। कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया नॉट नेसेसरी, कंटिन्यूस स्टे आपका इंडिया में होना जरूरी नहीं है। आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ईच ब्लॉक ऑफ 24 आवर्स, अगर आपके क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशन दे दे वो घंटों के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से, तो आपको हर 24 घंटे का एक ब्लॉक बनाना है और उसको एक दिन में कन्वर्ट कर देना है। अगर वो आवर्स में आपको नहीं देता तो कोई बात नहीं, जिस दिन वो इंडिया में आया था और जो जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, दोनों इंडिया में कैलकुलेट होंगे, इंडिया में उसको स्टे माना जाएगा। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर कंसिडर टू बी इंडिया कंटिन्यूअस स्टे, काउंटिंग स्टे इन इंडिया। इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, ऑब्वियसली आप रेजिडेंट एक से ज्यादा कंट्रीज में हो सकते हो, आप दुबई में भी रेजिडेंट हो सकते हो, आप इंडिया में भी रेजिडेंट हो सकते हो, लेकिन आप सिटीजनशिप किसी एक देश की ही ले सकते हो, ओनली वन कंट्री। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको रिवीजन के टाइम पढ़ाया था इंडिया किसको कहते हैं, 12 न्यूटिकल माइल तक, 12 न्यूटिकल माइल तक मैंने बताया था इंडिया का ही पार्ट होगा। तो जो 12 न्यूटिकल माइल तक अगर आप स्टे करते हो तो आप माने जाओगे कि आप इंडिया में ही रह रहे हो, चाहे शिप पर हो चाहे बोट पर हो। रूल 126, रूल 126 ये कहता है कि फॉरेन बाउंड शिप, फॉरेन बाउंड शिप का मतलब है जो फॉरेन इंडिया से जहाज, समुद्री जहाज जा रही है और वापस भी आएगी, इंडिया से बाहर गई, इंडिया में आई वापस, फॉरेन बाउंड शिप। अगर आप फॉरेन बाउंड शिप पर चढ़ते हो, आप उस पर जॉब करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कॉल्ड CDC, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इट्स लाइक ए कार्ड, आपका ये कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द सेलर। नाविक, जो सेलर होते हैं वो नाविक होते हैं, चलाते हैं जहाज को, तो उनके लिए ये CDC होता है। तो जो भी आप जिस दिन पानी की जहाज पर चढ़ोगे तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा कॉल्ड CDC, CDC में उस दिन की डेट लिख दी जाएगी, फला फला इंसान इस दिन जहाज पर चढ़ा, पूरा 2-4-6 महीने में जहाज बाहर से घूमकर इंडिया वापस आता है, उस पर एंड डेट लिखी जाएगी कि ये फला फला आदमी इस दिन जहाज से उतर गया, तो वो दोनों दिन इंडिया से बाहर माने जाएंगे, हम उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे। जब आप रेजिडेंट के डेज कैलकुलेट करेंगे तो दोनों दिन CDC में जो एंटर हुए वो आप इंडिया का पार्ट नहीं मानोगे।
शिप शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज। किस चीज का? डेट एंटर्ड इनटू द सीडीसी फॉर ज्वाइनिंग द शिप और साइनिंग ऑफ, मतलब आप जिस दिन शिप से उतर रहे हो वो दोनों के दोनों दिन इंडिया में नहीं माने जाएंगे। एलिजिबल वॉयज क्या है? वॉयज क्या है? वॉयज ये है कि साहब आप इंडिया पोर्ट से जा रही है या इंडिया पोर्ट पर आ रही है। फॉर वॉयज हैविंग ओरिएंटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया और फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। डेस्टिनेशन शुड बी एनी पोर्ट इन इंडिया और डेस्टिनेशन शुड बी एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। जहाज कोई भी हो, इंडिया से जा रही हो, इंडिया पर आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीडीसी में बस करक्स ये, सीडीसी का पीरियड आप कभी भी इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब हम शुरू करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। बस एक पेज का है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम शुरू हो जाएगा। बस छोटा सा ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या है साहब? एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया था। कहां पर? हाँ जी फटाफट बताओ सर। चैप्टर 1 की रिवीजन में आपने बता दिया था एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या होता है? देखिए एचयूएफ का मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर, आरएनओआर सिर्फ मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ का ही कैलकुलेट करता हूं। एचयूएफ के केस में अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो एचयूएफ के केस में मैं देखूंगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जरा सा इत्तू सा भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा तो वो एचयूएफ क्या हो जाएगी? रेजिडेंट। अदरवाइज वो एचयूएफ हो जाएगी नॉन रेजिडेंट। और अगर इत्तू सा भी कंट्रोल इंडिया में हुआ तो वो होगी रेजिडेंट। और फर्दर रेजिडेंट के बाद क्या आता है? आरओआर, आरएनओआर। उसके लिए मैं चेक करूंगा कर्ता का स्टेटस। कर्ता मतलब जो उस एचयूएफ को चलाता है, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, वो आदमी हम चेक करेंगे कि साहब वो आदमी का स्टेटस आरओआर है कि आरएनओआर है। अगर उसका स्टेटस आरओआर हुआ तो आरओआर, अगर उसका स्टेटस आरएनओआर हुआ तो एचयूएफ का भी स्टेटस आरएनओआर। बात समझ आई? ठीक है सर। तो सर बेसिक कंडीशन में एचयूएफ के लिए मैं चेक करूंगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कर्ता से ही रिलेटेड है। कर्ता जहां पर होगा वहीं पर डिसीजन लिया जाएगा। कर्ता मान लो 365 दिन बाहर था, आपके केस में 366 डेज बाहर था, कोई बात नहीं, तो मतलब वो इंडिया में था ही नहीं, तो इंडिया में कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया, सीधा आप नॉन रेजिडेंट बना दोगे। हालांकि व्हाट्सएप का जमाना है, फोन का जमाना है, स्काइप का जमाना है, तो इस जमाने में डिसीजन बाहर बैठकर भी लिए जा सकते हैं, तो कोई पता नहीं लगा सकता डिसीजन हुआ कहां पर। ठीक है। अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी आरओआर, अगर कर्ता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी आरएनओआर। बेसिक कंडीशन के लिए मैं देखूंगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देखूंगा अगर एक डिसीजन में इंडिया से ले लिया तो आप सीधा रेजिडेंट हो जाओगे। अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। अगर आप हुए रेजिडेंट, एचएफ होगी रेजिडेंट, तो फर्दर आरओआर, आरएनओआर के लिए चेक करूंगा कर्ता। फॉर्म एओपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस या तो आरओआर या आरएनओआर, इनके लिए भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करूंगा। अगर होली और पार्टली इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। इनके केस में जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, देखिए ये कभी भी क्या नहीं होंगे, ये कभी भी आरओआर, आरएनओआर नहीं होंगे, या तो ये इस पाले में या उस पाले में, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ये बीच में नहीं खेलते, ये बीच वाले नहीं है। मीनिंग ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर जो मेन डिसीजन है बिजनेस को चलाने के लिए वो लिए जाते हैं, जहां पर बिजनेस का हेड एंड ब्रेन है, सीईओ, सीएफओस बैठते हैं, वो आपका कंट्रोल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ये डे टू डे के काम कंट्रोल मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करते, माल आ गया, माल चला गया, सैलरी डिसाइड कर ली, सैलरी दे दी, सैलरी नहीं, लिखा हुआ है साफ साफ। नॉट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, सर्वेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कंट्रोल मैनेजमेंट डिफाइन नहीं करते हैं। बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया येट टू कंट्रोल मैनेजमेंट में बी विद इन इंडिया। कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब जहां पर हेड एंड ब्रेन सिचुएटेड है, जहां पर कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर काम करती है, वहां पर कंट्रोल मैनेजमेंट। तो आपको बताएगा क्वेश्चन में कि कहां पर कंट्रोल मैनेजमेंट है, सीधा बताना रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट। कंपनी के केस में देखिए कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी, रेजिडेंट, इंडियन कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 1930
1956 में, 1956 में, या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होगी वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, वो हमेशा रेजिडेंट रहेगी। अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूं अदर देन इंडियन कंपनी, मतलब अगर किसी फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में, पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वही जिसका हेड एंड ब्रेन वाली बात है, जो कमर्शियल डिसीजन वाली बात है, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर है। पोएम का मतलब क्या है, प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एंटिटी आर सब्सटेंशियली मेड, जहां पर जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, वो पोएम कहां पर है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट मींस वो मैनेजमेंट जो पूरे बिजनेस को रन करती है उसका प्लेस क्या है। अगर वो इंडिया में हो रहा है तो हम मान लेंगे कि आपके डिसीजंस इंडिया में है, आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो इंडिया में है, और आप क्या कहलाओगे, कोई भी कंपनी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए रेट तो आपको पता ही है, चेंज हो जाते हैं सब, 30, 25% और फॉरेन कंपनी के लिए 40%। क्लियर, क्लियर सर। यहां पर आपका कंप्लीट हुआ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। स्कोप ऑफ टोटल इनकम की मैं बात करूं तो सेक्शन 5 से शुरुआत करते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब है कि किसी भी इंसान की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होंगी और कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होंगी। इसको रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए इसीलिए पढ़ाया जाता है साथ साथ, ताकि बच्चे को बता रहे कि ये बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, आरओआर है, आरएनओआर है, तो किस केस में किस इनकम को हम इसके हाथ में टैक्स करेंगे, पर्सन के हाथ में टैक्स करेंगे। ठीक है सर। अगर आपकी हुई इंडियन इनकम, इंडियन इनकम 4 तरह की इनकम होती है, इंडियन इनकम 4 तरह की इनकम होती है और वो हमेशा ही टैक्सेबल होगी। 4 तरह की कौन सी इनकम होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये चारों प्रकार की इनकम, चारों टाइप्स की इनकम इंडियन इनकम होती है और ये चारों की चारों टैक्सेबल होंगी। देखिए, इंडियन इनकम का क्या मतलब है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया, या फिर इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया। ये सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, जल्दी बोलो, ये सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, इंडियन इनकम। इसके बाद आया फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम का क्या मतलब है, जो इंडियन इनकम नहीं है, दैट मींस जो इन 4 में नहीं आती, वो क्या कहलाएगी, फॉरेन इनकम। उसने यही कहा कि अदर देन इंडियन इनकम आर कॉल्ड फॉरेन इनकम। चल, अगर आपकी इंडियन इनकम है, अगर आपकी इंडियन इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये चारों की अगर आपकी इनकम है, तो भाई आप चाहे रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, आरओआर हो, आरएनओआर हो, घंटा फर्क नहीं पड़ना, सबका सब टैक्सेबल कर देना है। इंडियन इनकम चाहे आरओआर हो, आरएनओआर हो, नॉन रेजिडेंट हो, मैं हर केस में टैक्सेबल कर दूंगा। ध्यान से समझना, इंडियन इनकम टैक्सेबल 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 हर केस में टैक्सेबल हो जाएगी अगर आपकी इंडियन इनकम है। अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो बात समझना, अगर आपको आरओआर और आपकी इनकम है फॉरेन इनकम, दैट मींस आप पूर्णतया भारतीय हो, आप बहुत ज्यादा इंडिया में यूज रहते हो, बहुत ज्यादा इंडिया के रिसोर्सेज यूज करते हो, तो आपकी मैं सारी इनकम टैक्स कर दूंगा। चाहे इंडियन इनकम हुई चाहे फॉरेन इनकम हुई, मैं टैक्स करूंगा ही करूंगा आरओआर के केस में। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर आप फॉरेन इनकम हो और आप नॉन रेजिडेंट हो, फॉर एग्जांपल एलन मस्क, एलन मस्क आज अमेरिका में बैठकर क्या कमा रहा है, यूएस में बैठकर क्या नहीं कमा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या मतलब है। युगांडा में बैठकर कोई नाइजीरियन क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, डजंट मैटर, वो हमारा काम है ही नहीं, तो उस केस में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में नॉट टैक्सेबल, आरओआर के केस में सारी इनकम टैक्स हो जाएंगी, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। इंडियन इनकम हर किसी के हाथ में टैक्स हो जाएगी, चाहे वो आरओआर है चाहे आरएनओआर है चाहे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ठीक है सर, बहुत सिंपल सी बात है। पूर्णतः भारतीय हो सारी टैक्स कर दूंगा, इंडियन इनकम है सारी टैक्स कर दूंगा, और अगर नॉन रेजिडेंट हो भाई फॉरेन की इनकम है तो मुझे तुझसे लेना क्या, हम आपके हैं कौन, तू कौन मैं खामा खा, वो वाली बात हो जाती। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब बीच के वाले की बात करते हैं, आरएनओआर की। एनओआर का मतलब भी वही है, आरएनओआर का भी मतलब वही है।
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओनली 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल। अगर कोई बंदा RNOR है तो उसकी 2 तरह की इनकम ही सिर्फ इंडिया में टैक्स करना। फर्स्ट वन, अगर वो इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, सॉरी, अगर वो इनकम बिजनेस से है और वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो उसको इंडिया में टैक्स कर देना। दूसरा, अगर वो प्रोफेशन से इनकम है और वो प्रोफेशन इनिशियली वाज सेटअप, शुरुआती दिनों में इंडिया में सेटअप था, अब वो प्रोफेशन बाहर है, तो उसको हम इंडिया में टैक्स करेंगे। फॉलोइंग फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ RNOR। 2 स्टार मार्क हैं, 2 स्टार मार्क यहां पर है, तो इसी को डिफाइन किया गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। OS का मतलब है आउटसाइड इंडिया। बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया विच कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, जो कंट्रोल किया जा रहा है होली या पार्टली फ्रॉम इंडिया। दूसरा, प्रोफेशन कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया, आप प्रोफेशन बाहर कर रहे हैं लेकिन वाज इनिशियली सेटअप इन इंडिया, जो शुरुआत में इंडिया में सेटअप किया गया था। नो अदर फॉरेन इनकम, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ RNOR। कोई RNOR है और उसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, इन 2 से नहीं है, इन 2 से नहीं है, मतलब सैलरी वैलरी कमाता है, रेंट वेंट कमाता है, तो वो हम इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। बहुत करेक्ट, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। अब जो ये बात थी, ये तो थी किसकी साहब? सर ये थी इंडिविजुअल HUF की। अब मैं जो बात करूंगा अदर SSC, कंपनी, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात समझना ध्यान से। वही सेम थंब रूल। अगर आपकी इंडियन इनकम है साहब, अगर आपकी इंडियन इनकम है तो बात समझना, आप चाहे कोई भी तुर्रमखा हो, हम नहीं जानते, हम हर तरह की, हर केस में आपकी इनकम टैक्स कर देंगे, चाहे आप नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो, आपकी इनकम टैक्स होगी ही होगी। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम है, हम टैक्स करेंगे ही करेंगे। सिर्फ एक केस में छोड़ूंगा, साहब नॉन रेजिडेंट था और फॉरेन इनकम थी। पुतिन आज के टाइम पे बाहर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा, पुतिन कौन है सर? नॉन रेजिडेंट, ऑब्वियसली बात है, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन इनकम है। मेरे को क्या मतलब भाई, बाहर बैठ के कौन क्या कर रहा है, वो टैक्स नहीं करूंगा, बाकी सब टैक्स कर दूंगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर आपकी इंडियन इनकम हुई तो टैक्सेबल टू एवरीवन, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर आप ROR हो तो आपकी हर इनकम टैक्स कर दूंगा, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो। बताइए कैसा लगा? अभी कमेंट करके वीडियो को पॉज करो, अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, स्पीड बढ़ा लेना अपने हिसाब से। हालांकि 3 4 5 रिवीजन करनी है, इसी पिच पर चलते रहो, 1 1.5 घंटे में चैप्टर पूरा रिवाइज करवा दूंगा। सर्कुलर क्या आया है? सब सर्कुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई NRE अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में भी। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लाइबिलिटी टू टैक्स इन इंडिया ऑफ ए नॉन रेजिडेंट सी फेयर, जो जहाज पर काम करते हैं, नॉन रेजिडेंट सी फेयर रिसीविंग रेम्युनरेशन इन NRE अकाउंट, और वो NRE अकाउंट आपका कहां पर ओपन है? इंडिया में, विद इंडियन बैंक, मेंटेन्ड विद द इंडियन बैंक, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अगर आपकी उसमें सैलरी वगैरह आती है तो शैल नॉट बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम। नॉन रेजिडेंट सी फेयर रिसीविंग रेम्युनरेशन इन NRE अकाउंट मेंटेन्ड विद द इंडियन बैंक नॉट इंक्लूड इन टोटल इनकम। ये एक सर्कुलर है, बस थोड़ा सा याद रख लें। ठीक है? ठीक है सर, बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सर मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए, मीनिंग ऑफ द सम टर्म्स आगे समझने के लिए क्या है? रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब है जब मेरी पॉकेट में वो इनकम आ गई, दैट मींस रिसिप्ट। मेरी पॉकेट में आने के बाद मैं उसको किसी को भी दूं, वो मेरा हक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले की इनकम नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने अपने पेरेंट्स को दे दी, मैं US से गया, जॉब कर रहा था, वहां पर मैंने पैसा कमाया, मैंने रेमिट कर दिया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, वो कभी भी मेरे पेरेंट्स की इनकम इंडिया में नहीं मानी जाएगी। तो रिसिप्ट का मतलब है फर्स्ट ओकेजन टाइम व्हेन द रेसिपिएंट गेट मनी अंडर हिज कंट्रोल। फर्दर
फर्दर बाद में उसने रेमिट किया, ट्रांसमिशन किया, रिसीव अमाउंट टू अनदर प्लेस या पर्सन डज नॉट रिजल्ट इन द रिसिप्ट ऑफ इनकम, वो उसके हाथ में टैक्स नहीं होगी। फर्स्ट टाइम जहां से पैसा निकला है वहीं से निकलने पर टैक्स होता है, बाद में उसको टैक्स नहीं किया जाता। चलिए मैंने आपको टर्म बताई थी, 4 टर्म बताई थी। हाँ सर आपने 4 टर्म बताई। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बहुत सिंपल सा मतलब है। रिसीव्ड का मतलब क्या है? मैं इंडिया में सैलरी जॉब करता हूँ, इंडिया में आया, इनकम आ गई मेरी। इनकम इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी से होती है, आई, मेरी इनकम होगी। जो आप इंडिया की धरती पर रहते हो और आपकी जेब में आती, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया किसको कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 7 के हिसाब से। 4 तरह की इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएंगी। ठीक है सर, इसको कोरिलेट करना सैलरी चैप्टर से। फर्स्ट 2 पॉइंट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर वो 12% ऑफ सैलरी से एक्सीड कर जाता है, 12% ऑफ सैलरी से एक्सीड कर जाता है, तो जो एक्सेस पार्ट है वो इनकम मान ली जाएगी और उसको माना जाएगा इनकम रिसीव्ड नहीं, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड पॉइंट, अगर जो आप पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या आरपीएफ है, अगर कोई आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, और उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो एम्प्लॉय के हाथ में 9.5% से ऊपर 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, 12% तक कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है। तो इन दोनों अमाउंट से ऊपर अगर आपको मिला तो वो आपकी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। अगर आपने चालाक बनने की कोशिश की, चालाक लोमड़ी अगर आप बनते हो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था और उसका पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, तो जो भी आप ट्रांसफर करोगे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानकर आपके हाथ में टैक्स कर दी जाएगी। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये वाला पॉइंट सैलरी में पूछते हैं, तो ये यहां से कोरिलेट है। कंट्रीब्यूशन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर, किसमें? न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में, 80CCD वाली में, तो वो भी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। तो ये 4 तरह की इनकम होती है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 2 पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए। फर्स्ट थिंग इज दैट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो इंडिया की धरती पर रहते हुए आपको मिली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है ये 4 तरह की इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होंगी। सर 2 तरह की बच गई, कौन कौन सी? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ सर देखिए, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के लिए सेक्शन 9 पूरा बस यही है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये है इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया। बात समझना साहब, इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, यहां के लिए तो सेक्शन 9 है, जो पूरी राम कहानी, वो बिजनेस कनेक्शन वगैरह जो भी बात है। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया मतलब मान लो बाई चांस मान लो मेरी आपने क्लासे ली, आपने एमसीक्यू क्विज बैच लिया, मैंने आपको स्कैनर भेजा, आपने स्कैनर भेजा, आपने पेमेंट कर दी। स्कैनर था यूएस का कहीं का, पेमेंट यूएस में चली गई मेरे किसी दोस्त के पास, फैमिली मेंबर के पास, दैट इज कॉल्ड इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। वो इनकम आपकी इंडिया में मानी जाएगी। क्लासें कहां कंडक्ट हो रही? इंडिया में। पैसा कहां दिया गया? इंडिया में, लेकिन स्कैनर के थ्रू कहां चला गया? बाहर। दैट इज कॉल्ड इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्रू और अराइज इंडिया, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, पूरा सेक्शन 9 है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सर क्या आप हमें बता सकते हैं ये एक्रू का क्या मतलब है, एक्रूअल का इनकम का क्या मतलब है? एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि भाई तू पूरे महीने काम करता रहा, तू कहीं जॉब पर लगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तू जॉब पर गया, जॉब करने का 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 30 तारीख तक तूने काम किया, तो ये इनकम हर दिन एक्रू हो रही थी। और जब 30 तारीख का ही फाइनली जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी देंगे, तो 1 तारीख को वो सैलरी होगी ड्यू, आपका राइट हो गया वो सैलरी मांगने का। बात समझना, एक्रू का मतलब क्या है? मींस राइट टू रिसीव इनकम। राइट टू रिसीव इनकम मतलब क्या? अगर आप 15 तारीख को आपको जॉब पसंद नहीं है, आप छोड़कर जा रहे हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो आप 15 दिन की सैलरी ले सकते हो। राइट टू रिसीव है आपके पास एक्रूअल के बाद भी, लेकिन ड्यू मींस राइट टू एनफोर्स पेमेंट।
आप एनफोर्समेंट के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ ये पैसा आप रिकवर कर सकते हो, आपके पास पूरा पूरा राइट है। अब बीच में अगर आपको जॉब करनी, मान लो किसी एक कंपनी में 5 साल जॉब करनी, आप हर महीने हर हफ्ते बाद ये थोड़ी कहोगे सैलरी दे दो सैलरी दे दो सैलरी दे दो, लेकिन हर महीने बाद तो ये कहोगे ना साहब सैलरी दे दो सैलरी दे दो सैलरी दे दो, ड्यू। एक्रू का मतलब बीच में छोड़ के जा रहे हो तो राइट टू रिसीव आप ले जा सकते, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मना ही नहीं। ठीक है, सैलरी, ये दोनों के दोनों एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है इंटरेस्ट, हर महीने हर दिन इंटरेस्ट एक्रू होता रहता है, एक्रू होता रहता है गवर्नमेंट डिबेंचर वगैरह पर, किसी पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, लेकिन आप हर दिन जाके बैंक में खड़े हो जाते हो, क्या सर मेरा वो सेविंग पर इंटरेस्ट होगा जरा दे देना, सर वो मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी मेरा इंटरेस्ट दे देना, नहीं, अरे महीने के, क्वार्टर के जो उनके रूल्स रेगुलेशन है तब ही तो जाकर वो ड्यू होगा। एक्रू हर दिन होता है, ड्यू एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीए इंटर में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम चैप्टर का सेक्शन 9, वो लिख लो लिख लो लिख लो, कहीं भी लिख लो, ये पूरा सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए है। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये पूरा सेक्शन 9 की मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए। ठीक है, ठीक है सर, चलो सेक्शन 9 क्या कहता है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 था। इनकम इनकम एक्रू अराइज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 बात करता है। सेक्शन 9 में क्या है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इनकम डीम्ड टू, जबरदस्ती मान लेंगे कि ये इनकम एक्रू और अराइज इंडिया में, रिसीव्ड नहीं दोस्त, रिसीव्ड नहीं दोस्त, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये 4 पॉइंट थे। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, रिसीव वाली बात तो ये बाहर ही हुई होगी। सेक्शन 9 जब बात करता है नॉन रेजिडेंट की, दैट मींस कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, कोई बाहर बैठा है, रिसीव भी बाहर कर रहा है, भाई रिसीव बाहर कर रहा है कैसे, मान लो एलन मस्क है, एलन मस्क है इंडिया में, टेस्ला की गाड़ियां बेचना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो भाई, बेच रहा है, धड़ाधड़ धड़ल्ले से गाड़ियां बेच रहा है, एक एजेंट अपॉइंट कर दिया अपना इंडिया में, ठीक है, मुझे एजेंट अपॉइंट कर दिया, मेरे को दे दिया अपना बैंक अकाउंट, सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, यहां से यूएस पैसा जाता है। भाई रिसीव कहां हुआ, यूएस में, रिसीव की बात नहीं कर रहा हूं, एक्रू और अराइज डीम्ड मान लेंगे, जबरदस्ती मान लेंगे एक्रू कि भाई तुमने इंडिया में ही ये पैसा कमाया है, तूने रिसीव कहीं भी करे, तुझे मैं रिसीव पे नहीं कर रहा, वो बहस करेगा कि मेरे को तो वहां पैसा रिसीव हुआ था, तुम कैसे कर सकते हो, भारत सरकार वो कहेगी मैं प्रूफ करूंगा, मैंने इनकम टैक्स में लिखा है डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं हुआ, तू बोल देगा अरे मैं तो आया ही नहीं इंडिया में कभी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मानोगे डीम्ड टू, इसीलिए बोला डीम्ड टू, तू मान या ना मान, हम जबरदस्ती मानेंगे कि ये पैसा तूने इंडिया से कमाया है। कौन कौन से पॉइंट पर माना जाएगा, सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए, बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए आपका इंडिया में, कैसे कैसे बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, एलन मस्क का बहुत बढ़िया एग्जांपल, स्क्रीन छोड़ दो, इधर ध्यान दो, फोकस फोकस फोकस, एलन मस्क को ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचने थे इंडिया में, ठीक है साहब, एलन मस्क आए, देखा, स्टडी रिपोर्ट पढ़ी, देखा इंडिया में तो बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, टेस्ला को बोला बेचेंगे इंडिया में, ठीक है, मेरे पास आए, बोले साहब ऐसे ऐसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैंने कहा हाँ जी, कह रहा साहब ऐसे ऐसे ना मेरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेच दो टेस्ला की, मैंने कहा ठीक है सर। बिजनेस कनेक्शन क्या उसका हुआ कि नहीं हुआ, उसने एक एजेंट अपॉइंट किया, एलन मस्क क्या है नॉन रेजिडेंट, उसने क्या किया इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट किया, मुझे बोला मेरे बिहाफ पर तू गाड़ियां बेच, मेरे बिहाफ पर तू एक गोडाउन ले ले रेंट पर, वहां पर स्टॉक बना, मेरे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर आगे बेचने का, सारे आउटलेट्स जितने भी खुले इंडिया में टेस्ला के, उनको गाड़ी तू सप्लाई करेगा। मैंने कहा ठीक है साहब। तो क्या आप मुझे बताओ एलन मस्क का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ, बिल्कुल हुआ। सेक्शन किसके लिए है? नॉन रेजिडेंट के लिए। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है? कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, एसएससी हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है साहब। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया,
बाय वर्च्यू ऑफ सच बिजनेस कनेक्शन इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, हो सकता है पेमेंट, हो सकता है पेमेंट बाहर जा रही हो, इनकम अराइज बाहर हो रही हो, लेकिन डीम्ड टू एक्रू 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 इंडिया में मानेंगे। Even if such income arise outside India, it will be deemed that such income has accrued arise in India and it will be taxable in India. Business connection का क्या मतलब है? सबसे पहले देखते हैं business connection, meaning of business connection. Business connection का मतलब है कि कोई भी business activity carried out, टेस्ला बेचना, through a person acting on behalf of non-resident. person कौन है? सीए जयगुलिया। नॉन रेजिडेंट कौन है? मस्क, एलन मस्क। एजेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन फॉर बिजनेस कनेक्शन। मुझे कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी बिजनेस कनेक्शन के लिए? एजेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, एलन मस्क ने पहले ही कहा था तुझे मैं पूरी अथॉरिटी दे रहा हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तू मेरे बिहाफ पर कंक्लूड कर सकता है। बाई चांस मैं ना पहुंचू कोई डील में तो तू वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है। माल सप्लाई करना है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, पूरा कर दे माल, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर होगा? एलन मस्क के, करोड़ों अरबों का धंधा है भाई, वो अपने नाम पर रखेगा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा मेरे साथ कि मेरे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुए वो जयगुलिया कंक्लूड कर सकता है। माल सप्लाई जयगुलिया करेगा, रॉ मटेरियल उन गाड़ियों की जो बैटरी है वो कौन सप्लाई करेगा? जयगुलिया। तो सच कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट, कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट के नाम पर रहना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट नॉन रेजिडेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे गाड़ियों की जगह डीएलएफ भी हो सकता है। ईमार जो दुबई की एक कंपनी है, ईमार, तो वो इंडिया में हो सकता है डीएलएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेजिडेंट। एलन मस्क ने इंडिया में कोई फार्म वो वेयर हाउस लिया था, वो ओनरशिप उसकी है, लेकिन राइट टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी किसको दिया? मुझे दिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें होनी चाहिए, शुड बी। तो अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट वो मेरे पास है, दैट मींस इट इज अ बिजनेस कनेक्शन। ही मतलब मैं, हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज का मतलब भी स्टॉक होता है, गुड्स जो बेचने के लिए होता है। फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर मर्चेंडाइज इन इंडिया, स्टॉक मेंटेन करता हूं। हाँ भाई, टेस्ला की सारी गाड़ियां मैं ही मेंटेन करता हूं इंडिया में, स्टॉक उसका मेरे पास ही है, बड़े बड़े वेयर हाउस ले रखे, वहां पर उसका स्टॉक मेंटेन है टेस्ला का। वेर ही हैबिचुअली, मैं सिक्योर ऑर्डर मेनली और होली, सिर्फ मैं टेस्ला से ही ऑर्डर लेता हूं। मैं फोर्ड की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में नहीं बेचता, मैं मारुति की इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बेचता, सिर्फ नॉन रेजिडेंट टेस्ला की बेचता हूं, एलन मस्क की। ठीक है सर, ठीक है। तो ये बिजनेस कनेक्शन के लिए 3 कंडीशन रट लो, दिमाग में बिठा लो कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने का राइट है। सेकंड, मैं स्टॉक मेंटेन करता हूं और ऑर्डर सिक्योर करता हूं, होली और मेनली, होली पूरा या मेनली, छोटे मोटे खादा बीच में कोई ले लिया तो अलग बात है, मैं पूरा, मेरा जो अस्तित्व है वो उसी के बेस पर जाना जाता है कि भाई ये बंदा तो टेस्ला की गाड़ियां बेचता है। 1 एजेंट दोनों नॉन रेजिडेंट के, हाँ हो सकते हैं, मैं करता रहा। फोर्ड जो कि इंडिया की नहीं है, नॉन रेजिडेंट की है, फोर्ड ने कहा यार मेरी भी 1-2 गाड़ियां बेच दे। मैंने कहा ठीक है चल 1-2 बेच देता हूं सैंपल के तौर पर, कभी कभी बेचूंगा, हमेशा नहीं करूंगा, होली और मेनली तेरे बिहाफ पर नहीं करता हूं मैं, ठीक है, मेरा तो टेस्ला के साथ है, तेरी 1-2 गाड़ियां चल बेच देता हूं भाई, बंदी में बेच दी, किसी भी तरह बेच दी, ठीक है। लेकिन यहां पर भी बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, कैसे एक बिजनेस कनेक्शन हो सकता है? मान लो कैसे कि टेस्ला तो मुझे ऑर्डर देता था, तो मेरा और टेस्ला का तो एलन मस्क का सीधा सीधा बिजनेस कनेक्शन है, लेकिन मेरा और फोर्ड का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं होली और मेनली उसके बिहाफ पर नहीं स्टॉक मेंटेन करता, मैं ऑर्डर सिक्योर करता, वहां से मेरे को इंडिया से ऑर्डर मिला, सिर्फ मैं फोर्ड के लिए काम कर रहा हूं, नहीं, मैं तो टेस्ला के लिए कर रहा हूं, वहां मेरा डायरेक्ट बिजनेस कनेक्शन। या फिर मैं फोर्ड का स्टॉक मेंटेन इंडिया में नहीं करता, तो मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो फोर्ड का नहीं माना जाएगा। लेकिन बाय चांस यहां पर सरकार ने बहुत बारीकी से बोला कि सुन जयगुलिया, चार्ट को ध्यान से समझना, मिस्टर ए, ये मैं जयगुलिया लगा लो, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, ये एलन मस्क लगा लो,
हाँ भाई ठीक है, एक्स नॉन रेजिडेंट है तो बिजनेस कनेक्शन हो गया, सिक्योर ऑर्डर। हाँ भाई मिस्टर ए जय गुलिया ऑर्डर सिक्योर करता है मिस्टर एक्स एलन मस्क के लिए, तो बिजनेस कनेक्शन है, डायरेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में घुस गया कौन, फोर्ड। अब बात करते हैं फोर्ड की, वाई मतलब फोर्ड। फोर्ड कौन है, नॉन रेजिडेंट है। बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश, फोर्ड के साथ भी मेरा बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, और अगर बिजनेस कनेक्शन हो गया तो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानकर फोर्ड की इनकम भी हम टैक्स कर देंगे। लेकिन उसने कहा भाई ये 3 कंडीशन में मैं तेरा बिजनेस कनेक्शन बना सकता हूं, कैसे, मिस्टर एक्स इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर वाई, मतलब टेस्ला ने वाई को कंट्रोल करता हो। समझना ध्यान से, बोलो क्या पता चालाकी कर रहे हो, अलग अलग नाम से अलग कंपनी बनाकर मेरा बिजनेस कनेक्शन ना बना के। तो उसने कहा सुन, अगर एलन मस्क, ये फोर्ड तेरी ही कंपनी निकली, बाय चांस मान लो एलन मस्क ने टेस्ला हटा के किसी और नाम से गाड़ियां बेचने लग गया इंडिया में, इनकम पर टैक्स देने के बचने के लिए, मतलब बिजनेस कनेक्शन है नहीं, तो उसने क्या कहा, अगर तूने बाय चांस कोई और सब्सिडरी कंपनी बना ली वहीं पर, और वहां से उसके थ्रू जय गुलिया को ऑर्डर देने लगा, तो भी मैं बिजनेस कनेक्शन मान लूंगा। या फिर जो नई कंपनी बनाएगी वो तेरे को होल्ड करती है टेस्ला, दैट मींस फोर्ड टेस्ला को होल्ड करती है, मतलब कहने का मतलब ये टेस्ला का फोर्ड का, फोर्ड का टेस्ला, दोनों का आपस में किसी का भी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल मिला तो जय गुलिया के साथ तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन दोनों का मानेंगे और तुम्हारी इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया करके टैक्स कर देंगे। तीसरी बात, तुम दोनों को मिलके, मान लो कोई और तीसरा बंदा तुम्हारे ऊपर वो करता है, होल्ड करता है, टेस्ला पर भी और फोर्ड पर भी, तुम दोनों पर कोई और बंदा होल्ड करता है, और तुम दोनों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो भारत सरकार को, क्योंकि टेस्ला से मेन बिजनेस कनेक्शन दिखा दिया, फोर्ड से कुछ कनेक्शन नहीं दिखा, जबकि तुम्हारा मालिक एक ही है। क्या कहा इसने, कॉमनली कंट्रोल्ड बाय मिस्टर जेड, कोई और तीसरा बंदा आ गया, बीइंग पर्सन एक्स एज वेल एज वाई, तो दोनों का बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। 3 केसेस में, अगर 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 फोर्ड टेस्ला को कंट्रोल करती है, टेस्ला फोर्ड को कंट्रोल करती है, दोनों को कोई और तीसरा बंदा कंट्रोल करता है, और तुम दोनों एक आगे आकर पिक्चर में जय गुलिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और बिजनेस कनेक्शन कहते हो एक ही के साथ ही है, और दूसरे की गाड़ियां चुपचाप धकाते रहते हो और इनकम जनरेट करते रहते हो, नहीं मानेंगे। अगर ऐसा हुआ बिजनेस कनेक्शन मानकर इंडिया में टैक्स कर देंगे। बात समझ आई, बिजनेस कनेक्शन, हाँ जी, बिजनेस कनेक्शन में 3 बातें मेन थी, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सके, स्टॉक मेंटेन कर सके, और ऑर्डर सिक्योर करे होली और मेनली। सिर्फ 3 बातें रट लेना, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड, स्टॉक मेंटेन और ऑर्डर सिक्योर इंडिया में होली मेनली। हाँ जी बताओ, पूरा डिटेल में जाकर पढ़ा रहा हूं, पूरा डिटेल में जाके, इससे डिटेल रिविजनरी क्लास अगर यूट्यूब पर हो तो जरा टैग कर देना नीचे और बता देना, हाँ सर ये देखो ये क्लास आपसे भी डिटेल में। हाँ जी, एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन का मतलब है भाई, कनेक्शन का मतलब ये वाला कनेक्शन, बिजनेस का मतलब बिजनेस, पर्सनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस कनेक्शन का मतलब, बट ऑब्वियस सी बात है, ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोल दिया हो, अपॉइंटिंग एन एजेंट इंडिया में हो गया हो, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आपने सब्सिडरी कंपनी इंडिया में बना दी हो, और एनी प्रॉफिट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट व्हिच कैन बी रीजनेबली एट्रिब्यूटेबल टू सच ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया थ्रू बिजनेस कनेक्शन डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया। ये है आपका बिजनेस कनेक्शन। इंडिपेंडेंट एजेंट का कभी भी टैक्स नहीं माना जाएगा। इंडिपेंडेंट एजेंट का मतलब होली और मोनली वो किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तुम्हारा ऑर्डर है तुम्हारे लिए दे दिया, और किसी का है और किसी के लिए दे दिया। हैशटैग ओयो, हैशटैग अगोड़ा आजकल जो चल रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, क्या ये बताओ किसी एक बंदे के लिए होटल मैनेजमेंट करते हैं, ट्रिप मैनेजमेंट करते हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, नहीं सर, जिस जो ऑर्डर देगा वो उसी के लिए कर देगा, तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। दे आर इंडिपेंडेंट एजेंट्स, ध्यान से समझना। एजेंट हु डू नॉट वर्क मेनली और होली फॉर नॉन रेजिडेंट, वेयर non-resident carry on business through broker commission agent, there will be no business connection if such a person is acting on ordinary course of his business, oyo, agoda, booking.com, make my trip, MMT, ये सारी चीजें हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दो छोटा मोटा आता रहता है, ये अपना बुकिंग करते रहते हैं, तमाशा चलता रहता है, तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा इंडिपेंडेंट एजेंट का। ठीक है साहब, ठीक है सर। पहला पॉइंट, बिजनेस कनेक्शन हमारा खत्म हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं हम चल कहां रहे हैं, हालांकि मेरे लिए थोड़ा टफ होगा, ये डायग्राम ना इंस्टीट्यूट की बुक में है भाई, बहुत सुंदर डायग्राम बना इंस्टीट्यूट ने,
तारीफ करनी चाहिए कोई बंदा अगर अच्छा काम करे। इनकम डीम्ड टू, अब मैं इसको दिखाऊं कैसे तुम्हें, थोड़ा सा स्क्रीन तिरछी उर्छी करके देख लेना यार। इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन सेक्शन 9 नॉन रेजिडेंट की बात करता है। मैंने कहा था पूरा सेक्शन नॉन रेजिडेंट की बात, ये पूरा चार्ट है जो सेक्शन 9 में पढ़ा रहा हूं, ये चार्ट वाइज है। पहला क्या है ये देखो, इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन। हम ये वाला पॉइंट कवर कर चुके हैं। एनी बिजनेस कनेक्शन, अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो वो इंडिया में मानी जाएगी। ठीक है सर। अब एक तो था बिजनेस कनेक्शन, दूसरा है डीम्ड बिजनेस कनेक्शन। सर डीम्ड का मतलब क्या है? डीम्ड बिजनेस कनेक्शन का मतलब है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए धीरे जा रहा हूं, वरना तेजी में निकाल भी सकता था। मतलब क्या है? डीम्ड बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब क्या? एक भारी, सिग्निफिकेंट का मतलब एक बड़ी अमाउंट में आपकी इंडिया में प्रेजेंस है। ना तो आप इंडिया आते हो, ना इंडिया में किसी कोई आपका एजेंट है, ना इंडिया में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर बैठे बैठे ही इंडिया से पैसा कमाते हो। हैशटैग डिजिटल इंडिया। मतलब सर, मतलब टिकटॉक, मतलब पबजी, मिली ना सब्जी खाने को, हाँ जी पबजी टिकटॉक वगैरह, बाहर बैठे बैठे आप इनकम कमाए जा रहे हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इन सेक्शन 9 में इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। कैसे सर? डीम बिजनेस कनेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय ए नॉन रेजिडेंट वेयर विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का सॉफ्टवेयर इंडिया में अपडेट होता है, या फिर पीडीएफ एडोब रीडर इंडिया में डाउनलोड होता है, या फिर एंटीवायरस इंडिया में डाउनलोड होते हैं। ये बंदे बाहर बैठ के इंडिया में सॉफ्टवेयर बेच देते हैं। वो कह रहे भाई सुन, अगर तूने इंडिया से 2 करोड़ रुपए की पेमेंट अराइज होगी, एग्रीगेट पेमेंट एक ट्रांजेक्शन से या सबसे मिलाकर 2 करोड़ से एक्सीड कर गई, 2 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो हम तेरा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे और तुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। चाहे भले ही एग्रीमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन एक्टिविटी वेदर और नॉट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंटर्ड इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट हैज ए रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट सर्विस रेंडर। चाहे इंडिया में सर्विस रेंडर कर या मत कर, इंडिया में तेरा बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, इंडिया में तेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं है, इंडिया में तेरा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, हमें मतलब नहीं है। अगर तूने ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, देखिए दिस प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड टू कवर डिजिटलाइज्ड बिजनेस, अगर तूने अमाउंट 2 करोड़ से एक्सीड कर ली इन चीजों से तो हम तेरा बिजनेस कनेक्शन मान देंगे। सेकंड बात, अगर तू मान ले फ्री में माल देता है, जैसे टिकटॉक करो डाउनलोड, जिसका मन है चलाओ टिकटॉक, क्या दिक्कत है, पबजी डाउनलोड करो चलाओ, लेकिन उस पे एड रेवेन्यू चलते हैं। अगर उन पे एड से होने वाली इनकम, अगर तेरे मान ले तू इंडिया में फ्री में दे रहा, कह रहे जी मैं तो फ्री में दे रहा हूं, 2 करोड़ तो मेरे को रिसिप्ट हो ही नहीं रही इस बिजनेस से, टिकटॉक ऐप देने से, बोला हमें बेवकूफ समझता है क्या? टिकटॉक ऐप से 2 करोड़ नहीं हो रही है, लेकिन जो टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट तू करता है वहां से तुझे इनकम हो रही है। बोला हाँ ठीक है, लेकिन कह रहा वो तो वहां से मैंने लिया ना यार। चाइना का बंदा अमेरिका के बंदे का एड चलाता है इंडिया में, चाइना का बंदा अमेरिका के बंदे का एड चलाता है इंडिया में बैठकर टिकटॉक पर, कह रहा सर वहां के बंदे ने मुझे वहां पेमेंट की है, आप कौन? बोला ठीक है कोई बात नहीं, अमाउंट छोड़, नंबर ऑफ यूजर ले 3 लाख। अगर 3 लाख नंबर ऑफ यूजर, 3 लाख पबजी इंडिया में डाउनलोड हो गए, 3 लाख, तो जो भी तू रेवेन्यू लेगा हम इंडिया में टैक्स कर देंगे, अदरवाइज हम तेरी कोई ऐप इंडिया में नहीं चलने देंगे। जैसे भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ऐप बैन की थी। तो सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद द यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर पर, अगर नंबर ऑफ यूजर पर खेलेगा 3 लाख, अमाउंट पर खेलेगा तो 2 करोड़ से ज्यादा होते ही तेरा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये दोनों पॉइंट उन्हीं के लिए, बेच रहे हैं बाहर बैठे बैठे, ठीक है, चाहे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, हमें परवाह नहीं है। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, थ्योरी में पूछ सकते हैं तुमसे, मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। उसने स्पेसिफिकली बोल दिया 4 पॉइंट ऐसे हैं जो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेजिडेंट।
नॉन रेजिडेंट इंडिया में माल खरीदता है एक्सपोर्ट के लिए, वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, तू इनकम कर रहा है करता है, लेकिन हमें भी तो फॉरेन रिजर्व आएगा, तू एक्सपोर्ट करेगा तो, इसीलिए उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तेरा बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते, हम तेरी इनकम टैक्स नहीं करेंगे। दूसरा, कलेक्टिंग ऑफ न्यूज व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ही इंडिया से न्यूज कलेक्ट करता है, बाहर ट्रांसमिट करता है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। अरे इंडिया की अच्छी अच्छी न्यूज़ें बाहर दिखाओगे, टूरिज्म आएगा, टूरिज्म आएगा तो फॉरेन रिजर्व आएगा, टैक्स लेके क्या करूंगा मैं तेरे से, फॉरेन रिजर्व ज्यादा जरूरी है, इसलिए बिजनेस कनेक्शन नहीं बनाया। तीसरा, शूटिंग ऑफ सिनेमेट्री फिल्म्स इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट। कोई भी अगर आप फिल्म शूट करते हो इंडिया में, अगर आप सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इंडिया में शूट करते हो नॉन रेजिडेंट के थ्रू, तो आप वो फिल्म इंडिया में रिलीज मत करना, इंडिया से बाहर रिलीज करना, इंडिया का कश्मीर दिखाना, सुंदर सुंदर वादियां दिखाना, ताकि टूरिज्म बढ़े इंडिया में और फॉरेन रिजर्व आए इंडिया में। तो तीन चीजें इनके लिए अगर नॉन रेजिडेंट कुछ करता है तो हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है सर। जो फिल्म शूट हो रही है उसके लिए ध्यान रखना, अगर कोई इंडिविजुअल शूट कर रहा है इंडिया में तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जो पार्टनर हैं वो सिटीजन नहीं होने चाहिए और ना ही वो रेजिडेंट होने चाहिए पार्टनर। और अगर कोई कंपनी है तो जो उसके शेयर होल्डर है वो ना सिटीजन होने चाहिए ना रेजिडेंट होने चाहिए। मतलब इंडिविजुअल फर्म कंपनी तीनों को कोई भी चलाता हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी ओनर हो, वो इंडिया में ना तो सिटीजन होना चाहिए ना पर्सन ऑफ सॉरी ना वो रेजिडेंट होना चाहिए ना सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। फिल्म शूट करो इंडिया में, बाहर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट, डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन बाय फॉरेन कंपनी। क्या होता था साउथ अफ्रीका में ना, पहले इंडिया से व्यापारी जाते थे, हीरा व्यापारी साउथ अफ्रीका में गए, वहां पर हीरे वगैरह खरीदे बेचे चलते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पर क्या होने लगा, किडनैपिंग होने लगी वहां पर हीरे व्यापारियों की, फिर उनसे रैंसम मनी मांगी गई, फिरौतियां मांगी गई, फिर उनको छुड़वाया जाता, तो ये बड़ी भसड़ हो गई। वो हीरा व्यापारी बोले इंडिया के जी हम नहीं जाते, कोई बात नहीं, फॉरेन की कंपनियां यहाँ पर साउथ अफ्रीका में सबसे उम्दा किस्म का हीरा पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, तो वो बोले जी कोई बात नहीं हम आपके यहाँ जाते हैं। अब नॉन रेजिडेंट इंडिया में आएगा, बात समझना, अगर वो इंडिया में आकर बेचेगा क्या ये हीरे वगैरह, तो वो कह रहा है यार मेरी इनकम क्यों टैक्स कर रहे हो, तुम्हारे व्यापारी पहले वहां आते थे, हीरा बेचते हैं हम उनको, फिर वो आपके ग्रोथ ही बढ़ाते हैं, फॉरेन रिजर्व बढ़ाते हैं, फिर अगर हम आपके यहाँ बेचने आ रहे तो आप टैक्स कर रहे हो। पहले वो वहां जाते थे, वहां खरीदते थे, हम अपने देश में बैठ के बेच रहे हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अब वो लोग आ नहीं रहे, हम आपके यहाँ बेच रहे हैं। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बेच मत, दिखा, ऑर्डर ले, बाकी बात बाद में करियो। तो डिस्प्ले कर रफ डायमंड, अनकट डायमंड, रफ डायमंड, पॉलिश नहीं, रफ, इन स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन बाय फॉरेन कंपनी, साउथ अफ्रीका की कंपनी वगैरह। तो चार बातें एक्सपोर्ट करने के लिए, कलेक्टिंग ऑफ न्यूज, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, और लास्ट डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन। तो ये चारों केस में बिजनेस कनेक्शन हमारा नहीं माना जाएगा। थ्योरी में हो सकता है 4 नंबर का पूछ ले आपसे। चलो जी, चैप्टर बिल्कुल अपने अंत की तरफ है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एसेट, सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। आप मान लो कोई नॉन रेजिडेंट और इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से आप पैसा कमाते हो, हैशटैग प्रीति ये क्या प्रियंका चोपड़ा अभी नॉन रेजिडेंट का स्टेटस है, बाहर रहती है, सब कुछ बाहर है, लेकिन इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ सर, उससे जो रेंटल इनकम आती है वो कह रहे हैं आपकी इंडिया में इनकम डीम्ड टू एक्यूर राइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, सेम वही एग्जांपल, अगर प्रियंका चोपड़ा अपना घर ट्रांसफर कर देती, कैपिटल गेन होता है, तो वो भी कैपिटल गेन इंडिया में ही टैक्स माना जाएगा। इसकी जगह आप शेयर भी ले सकते हो, प्रियंका चोपड़ा के शेयर्स होंगे इंडिया में, उनसे जो डिविडेंड इंटरेस्ट डिविडेंड आता है उसकी बात कर रहे हैं, शेयर बेचने पर कैपिटल गेन आता है उनकी बात कर रहे हैं, शेयर डिवेंचर वगैरह पर। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, मान लो टाटा मोटर्स, एलन मस्क ने इन्वेस्ट कर रखा टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स पे डिविडेंड टू एलन मस्क, तो एलन मस्क की वो इंडिया में इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम सैलरी, भैया जहां जॉब करोगे वहीं से पैसा कमाओगे, हाँ सर, लेकिन बाई चांस मान लो आपने ये मूवी देखी होगी टाइगर, अभी टाइगर 3 भी आ गई है, टाइगर मूवी देखी होगी, हाँ सर, टाइगर इंडिया का बंदा है, हाँ सर, इंडिया में सब कुछ है, हाँ सर, लेकिन वो चला गया बाहर, कई सालों से बाहर रहता है, हाँ सर,
कई सालों से बाहर रहता है, स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हो गया, हाँ सर, लेकिन नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में मानी जाएगी। देखिए ध्यान से समझना, salary payable by government to a citizen of India for service rendered outside India who deemed to accrue rise India even if rendered outside India। भैया टाइगर इंडिया का बंदा है, बाहर सर्विस दे रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर दे रहा है, तो कह रहा है इंडिया की में इसकी इनकम मानी जाएगी, इंडिया में ही टैक्स किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल, एम्बेसी के जो लोग होते हैं, एम्बेसी में बाहर रहते हैं, सालों साल बाहर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनकी इंडिया में इनकम मानी जाएगी, वो जो भी हम सैलरी दे रहे और इंडिया में ही उसका टैक्स होगा, क्योंकि बाहर की सरकार थोड़ी पूछेगी आपसे टैक्स लेने आएगी, क्योंकि वो तो एम्बेसी के आदमी। हाउएवर लेकिन जो वो बंदे हैं एम्बेसी वगैरह या टाइगर जिंदा है, अलाउंस एंड परक्विजिट, however allowance and perquisite paid outside India by government are exempt। ये exempt होता है, allowance and perquisite अगर उनको कोई भी मिलता है, इन लोगों को allowances बहुत मिलते हैं, तो वो exempt कर दिया उन्होंने। सैलरी बोला इंडिया में ही टैक्स होगी क्योंकि आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो गया था। सेक्शन 9 पूरा नॉन रेजिडेंट के लिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आपने किसी को पैसा उधार पर दिया, उस पर मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट कहलाता है। हाँ सर, रॉयल्टी का क्या मतलब है, आपके पास कोई भी पेटेंट था, कॉपीराइट था, ट्रेडमार्क था, कोई भी ऐसी चीज थी, नायाब चीज दुनिया से हटके, उसको आपने किसी को यूज करने के लिए दिया, उसके कुछ राइट्स दिए, उसको पूरी तरह ट्रांसफर किया, तो उसके बदले में आप क्या लेते हो, रॉयल्टी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब है, मान लो अभी इंडिया में क्या चलेगी, बुलेट ट्रेन, जापान अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाता है तो उसके बदले में वो कुछ टेक्निकल नॉलेज देगा इंडिया को, हाँ सर, उसके बदले में वो फीस लेगा, दैट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। या फिर मेट्रो आई जब इंडिया में, इंडिया के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, सिंगापुर वगैरह के जो एम्प्लॉइज लाए गए मेट्रो के, उन्होंने इंडिया को नॉलेज दी, दैट इज कॉल्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज किस केस में, नॉन रेजिडेंट के हाथ में हम इनकम टैक्स करेंगे, पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया। दैट मींस बाहर किसी बंदे ने, बाहर किसी बंदा बैठ के, जैसे ट्रंप की बात करूं, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप क्या चलाता है सर, उसका ना इसका क्या बोलते हैं, इसका बिजनेस है प्रॉपर्टी का। हाँ सर बिल्कुल, वो इस फील्ड में बहुत है, बहुत पैसा कमाता है इस फील्ड से, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो उसने भारत सरकार को लोन दिया, हाँ सर, उसने भारत सरकार को लोन दिया कि भैया लो अपने यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट कर लो, भारत सरकार ने उसका पैसा यूज किया, डेवलपमेंट कर लिया। अब भारत सरकार उस पैसे को चाहे इंडिया में यूज करे चाहे इंडिया से बाहर यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप को जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस लोन के बदले में वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, कोई मैटर नहीं वो पैसा कहां यूज हो रहा है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के केस में, सिर्फ इंडियन। अगर पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप की वो पूरी इनकम मानी जाएगी। दूसरी बात, पेबल बाय रेजिडेंट, मान लो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार की बजाय वो पैसा किसको दे दिया, हाँ जी, भारत सरकार की बजाय वो पैसा दे दिया डीएलएफ को। डीएलएफ को अगर बाई चांस वो पैसा दे दिया, किसको, डीएलएफ क्या है सर, डीएलएफ तो रेजिडेंट है, किसको दिया, डीएलएफ को, रेजिडेंट को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ले यार मेरा भी तो इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में खूब पैसा है, ट्रंप टावर है हमारे तो, हाँ सर, लो डीएलएफ तुम भी ये पैसा लो और अपना डीएलएफ बढ़िया एक्सपेंड करो। अब डीएलएफ उसको जो पैसा देगी, डीएलएफ उसको जो पैसा देगी, ऑलवेज डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, ऑलवेज डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया। लेकिन अगर डीएलएफ ने वो पैसा बाहर लगा दिया, इंडिया से बाहर लगा दिया, तो उस केस में वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा दिया भारत सरकार को या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया में, और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे के बदले उसको ब्याज दे रही है, उसको इंटरेस्ट दे रही है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की इनकम मानी जाएगी, चाहे भारत सरकार उस पैसे को इंडिया में यूज करे चाहे इंडिया से बाहर यूज करे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर बाई चांस भारत सरकार को हटा के डोनाल्ड ट्रंप वो पैसा दे देता है किसको, डीएलएफ को। डीएलएफ क्या है, रेजिडेंट। अगर कोई नॉर्मल इंसान, रेजिडेंट बंदे को वो पैसा दिया जाता है तो उस केस में कुछ कंडीशंस हैं, आप हमेशा टैक्सेबल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डीएलएफ ने वो पैसा या फिर कोई रॉयल्टी यूज की, उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रॉयल्टी दी, कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दी, उसके बदले में उसको फीस जा रही है, उसके बदले में उसको रॉयल्टी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पैसा दिया था उधार पर लोन और उसके बदले में इंटरेस्ट जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, नॉन रेजिडेंट को,
रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है, डीएलएफ। ऑलवेज डीम्ड टू accrue or arise in India, exception in the following cases income not deemed to accrue or arise in India if borrowed money किसने बोरो की थी, डीएलएफ ने। किससे, डोनाल्ड ट्रंप से। इज यूज्ड बाय द पेयर ऑफ इंटरेस्ट, रेजिडेंट मतलब डीएलएफ, if borrowed money is used by the payer of interest DLF for business or profession carried on outside India। मान लो डीएलएफ ने वो पैसा कहां लगा दिया, दुबई में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इंसान इंडिया में डीएलएफ को पैसा देता है, डीएलएफ ने वो पैसा दुबई में लगा दिया, तो जो भी अब इनकम इंडिया से, उस दुबई से जो पैसे से दुबई में जो इन्वेस्टमेंट की डीएलएफ ने, और उससे कुछ पैसा किसको जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्शन इन द फॉलोइंग केसेस इनकम इज नॉट डीम्ड टू accrue or arise in India if borrowed money, वो उधार का पैसा पेयर ऑफ इंटरेस्ट डीएलएफ ने फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया और फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया। मान लो डीएलएफ ने वो पैसा किसी शेयर मार्केट में लगा दिया, रशिया में लगा दिया, दुबई में लगा दिया, तो वो उसके बदले में उसको कुछ जा रहा है, या तो लोन के बदले ब्याज, इंटरेस्ट, या फिर रॉयल्टी का पैसा, या फिर कोई फीस दी थी, टेक्निकल सर्विस दी थी, उसके बदले में फीस जो जा रही है, तो वो पैसा कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की इनकम नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, टेक्निकल फीस रिलेटेड टू ए बिजनेस प्रोफेशन, वो बिजनेस प्रोफेशन कहां कैरिड है, बाय पेयर आउटसाइड इंडिया और फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब ये है, भारत सरकार कुछ भी करे, वो इंडिया में करे, बाहर करे, हमेशा नॉन रेजिडेंट को कुछ दे रही है तो वो टैक्सेबल होगा, इनकम डीम्ड टू accrue or arise in India मानी जाएगी। लेकिन भारत सरकार की जगह अगर बाई चांस मान लो कोई रेजिडेंट हो, डीएलएफ हो, कोई और कंपनी हो, टाटा हो, इन्फोसिस हो, नॉन रेजिडेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप बाई चांस उसको कुछ भी पैसा दे रहा है, उधार पे पैसा दे रहा है, कुछ पेटेंट यूज करने के लिए दे रहा है, कुछ टेक्निकल सर्विस उसको दे रहा है, और वो टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी वगैरह या फिर वो लोन अमाउंट अगर वो इंडिया में यूज करते हैं रेजिडेंट, तो ठीक है, फिर डोनाल्ड ट्रंप की इनकम मानी जाएगी। नहीं, अगर वो इंडिया से बाहर यूज करते हैं किसी बिजनेस प्रोफेशन में, चाहे लोन का पैसा था, चाहे रॉयल्टी थी, चाहे टेक्निकल सर्विस थी, तो फिर नॉन रेजिडेंट की इनकम नहीं मानेंगे। तीसरा लास्ट केस, पेबल बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब ईमार, दुबई की एक कंपनी है ईमार जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, डीएलएफ फिर ईमार। नॉन रेजिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप कंस्ट्रक्शन लाइन में, ट्रंप कंस्ट्रक्शन, ईमार कंस्ट्रक्शन कंपनी, नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया। टैक्सेबल कब करूंगा भाई, बाहर का बंदा बाहर बैठ के किसी को भी पैसा दे, मुझे क्या मतलब, मैं टैक्स सिर्फ तब करूंगा अगर ईमार उस पैसे को इंडिया में यूज कर देती है और फिर उसको इंटरेस्ट देती है, तो टैक्स करूंगा, अदरवाइज नहीं टैक्स करूंगा। ध्यान से, पेबल बाय नॉन रेजिडेंट deemed to accrue or arise in India only कब, if borrowed money used by the payer of interest non resident, कौन, ईमार, for a business profession carried on India, अगर वो इंडिया में यूज किया, या फिर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द पेयर ऑफ इन इंडिया, अगर आप उसको इंडिया में यूज करोगे। कहने का मतलब ये है क्रक्स होल स्टोरी का, चाहे नॉन रेजिडेंट किसी को भी पैसा दे, रेजिडेंट को दे चाहे नॉन रेजिडेंट को दे, अगर दोनों में से वो इंडिया में यूज हुआ तो टैक्स कर देना नॉन रेजिडेंट के हाथ में, अदरवाइज मत करना। भारत सरकार को दे, भारत सरकार चाहे इंडिया में यूज करे चाहे इंडिया से बाहर यूज करे, हमेशा टैक्स कर देना। क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी। ठीक है, ठीक है सर। चल, रॉयल्टी, लमसम रॉयल्टी नॉट डीम्ड टू accrue or arise in India in respect of कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। रट लो इस बात को, लमसम अमाउंट मिल रहा है रॉयल्टी के नाम पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, वो डीम्ड टू accrue or arise in India नहीं मानी जाएगी। अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और कैपिटल गेन में टैक्स दे दिया तो ऑब्वियसली बात है आपने फिर वहीं दे दिया, फिर रॉयल्टी में कवर नहीं होगा। इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन देन इट विल नॉट कवर्ड अंडर रॉयल्टी, फिर रॉयल्टी में मत लेना क्योंकि टैक्स एक जगह लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब कंसिडरेशन किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट किसका, पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब जैसे ये टैक्स टारगेट का लोगो हमारा ट्रेडमार्क है, ये वाला। ठीक है सर। सीक्रेट फॉर्मूला, कोका कोला, पेप्सी बनाने की रेसिपी होगी। मॉडल, डिजाइन, डिजाइन कुछ भी, कोई भी अनोखा डिजाइन बना दिया। पेटेंट, कुछ ऐसी चीज इनोवेट कर दी, उस पर पेटेंट राइट ले लिया उन्होंने, तो कुछ भी तरह के यूज करने को दिया। मैं टैक्स टारगेट का लोगो दे दूं किसी को यूज करने के लिए, बोले लो यूज करो, तो उसके बदले में कुछ भी मिल रहा है, वो रॉयल्टी है। इम्पार्टिंग, वही देना, बांटना। इम्पार्टिंग का मतलब भी क्या है, देना, ग्रांट करना, अलाउ करना, उस हिस्से में से कुछ देना, वही इन्वेंशन, मॉडल, डिजिटल, यूज ऑफ पेटेंट, इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, मतलब किसी भी तरह की कोई क्या इंटेंजिबल चीज दी जा रही है और उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी।
फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, बट ऑब्वियसली बात है भाई कोई टेक्निकल सर्विस थी, उसके बदले में कोई फीस मिल रही है। एनी कंसिडरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी, मैनेजरियल हो सकता है सीईओ सीएफओ लेवल की टेक्निकल सर्विस दी है भैया, टेक्निकल चीज थी, कोई टैक्स में कोई पेचीदा पॉइंट अटक गया था, वो भी टेक्निकल सर्विस हो सकती है। कोई सीएफओ को लेवल की कोई नॉलेज उन्होंने शेयर की है तो टेक्निकल सर्विस हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मनी पेड बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट। मान लो टिंडर ओमेगल आजकल जो चल रहे हैं उस पर किसी रेजिडेंट बंदे को नॉन रेजिडेंट लड़की मिली, वियतनाम की लड़की मिली चाहे रशिया की लड़की मिली, और उसका उस पर दिल आया, वो बोली मुझे 50,000 80,000 1,00,000 रुपए चाहिए। बोला ठीक है तो एक काम कर, मैं तेरे को ना 1,00,000 रुपए देता हूँ। अगर 1,00,000 रुपए दिया रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को बिना किसी बात के 56/10 लग गया तो वो नॉन रेजिडेंट की इनकम मान ली जाएगी। एनी सम मनी पेड बाय इंडियन रेजिडेंट पर्सन टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी ऑन और आफ्टर, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, वुड बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया इफ द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स 56/10, दैट मींस 50,000 से एक्सीड करता है तो वो नॉन रेजिडेंट की इनकम मान ली जाएगी। मैंने आपको बताया था पूरा सेक्शन 9 सिर्फ नॉन रेजिडेंट की बात करेगा, सारे पॉइंट्स यहां पर कवर हो गए हैं। एनी बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, ध्यान देना, ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से किराया वसूलने का बिजनेस कनेक्शन, सैलरी अगर आप इंडिया में रेंडर करते हो, अगर आप इंडियन एम्बेसी के बंदे हो, टाइगर जिंदा है, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, टाटा मोटर्स ने एलन मस्क को दिया था, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीनों चीजों के लिए किसी नॉन रेजिडेंट को, गवर्नमेंट को और रेजिडेंट बंदे को। इसमें एक्सेप्शन है, इसमें इन्हीं दो में टैक्स होगा सिर्फ इंडिया में। और लास्ट पॉइंट, अगर रेजिडेंट बंदा नॉन रेजिडेंट को पैसे दे देता है तो सेक्शन 9 की बात कर रहे हैं। यहां पर आकर ये चैप्टर आपका दम तोड़ देता है। बताइए साहब कैसी लगी क्लास, मुझे जरूर 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 कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़ने के लिए। आपकी रिविजनरी क्लासें ऐसी ही आती रहेंगी। मैंने बहुत डीप डाउन जाकर पूरा एकदम थ्रोली रिवाइज करवा दिया है पूरा का पूरा चैप्टर, तो मुझे जरूर बताइएगा। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, टेलीग्राम पर लिंक है, ये नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं या फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर भी ये ले सकते हैं। टेक्स्ट टारगेट या फिर jagulia.com की ये वेबसाइट है, इसमें जाके एक कॉलम है फ्री रिसोर्सेज के नाम से। जब आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है सर, ये होम है, होम बटन, और इसमें जाकर बाई चांस आपको कुछ भी बाय करना हो, एमसीक्यू क्विज बैच है, एमसीक्यू बैच है, प्रैक्टिस बैच है, किसी भी तरह का कुछ भी मटेरियल परचेज करना है तो आप www.jagulia.com पर जाकर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप टेक्स्ट टारगेट क्लासेस के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, jagulia.com का, टेलीग्राम का, यूट्यूब का, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो। ठीक है सर, चलो फीडबैक जरूर दिया करो ताकि भाई मुझे भी पता चले कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं और सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नई रिवीजन वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।